बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, सहाफ़ी भी दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि अब कोई मौजज़ा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरकरार रह पाएंगे। फवाद चौधरी साहब को जो लेटेस्ट आदाद शुमार हैं या जो नंबर गेम है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उसको देखकर शायद उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बन गया और उसमें चंद बंदे इकट्ठे हो गए तो बाकी जमातों के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब करना क्या होगा, इसमें फवाद चौधरी साहब की अपनी एक राय है, बाकी लोगों की अपनी राय है। अली अमीन गंडापुर चाहेंगे कि वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन अब वो उतने मजबूत वज़ीर आला नहीं है जितने वो माजी में हुआ करते थे। एक तो मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़ाती मकबूलियत भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला लाना चाहिए और गंडापुर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बहरहाल उनकी सोच है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सोच सबके सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचले बगैर उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये सूरत हाल शुरू होती है, मैंने आपको बताया था, जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया गया तो तब से हालात बहुत पतले और बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान है वो ये बात करते हैं, जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म लेगा। उन्हें यकीन दहानी करवाई जाएगी कि मुख्तलिफ जमातों में आपको एडजस्ट भी कर दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल भी महफूज है, बस सिर्फ आप अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत फारिग करवाएं। वैसे तो गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग करने का ये फैसला हो सकता है। और इसी डर में गंडापुर साहब ने बड़ी उजलत में बड़े अजीबोगरीब तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पास किया है, कहीं बजट के झटके में उनकी हुकूमत ना चली जाए। अब एक दावा और भी सामने आया और यह दावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपा है। दावे के मुताबिक जो ताकतवर हल्के हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया है और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में सौदेबाजी करवाई है। और दावा यह कर रही है खबर कि अगले महीने यानी जुलाई के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पर बैठती है। जो कुछ भी इस हुकूमत ने अब तक किया है उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। और अब पीपल्स पार्टी अगर वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाती है तो उनकी तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए, सेनेट का चेयरमैन उनका है, इसी तरह सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब में उन्होंने अपना लगवाया, खैबर पख्तूनख्वा में अपना लगवाया, सिंध में उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत हासिल की। तो पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी बनकर सामने आई है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में अपनी वजारतें भी ले ले और इनको एक पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाकई में गिरा दी जाएगी और वहां पे एक नई हुकूमत बनाई जाएगी? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश तो है। एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद एक गलतफहमी पैदा हो गई और उन्हें यह लगा कि जो पब्लिक में वो गैर मकबूल थे या पब्लिक उनसे नाराज थी, वो मामला हल हो गया। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है, एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद चंद लोगों ने कॉलम उनके हक में लिखे हैं जो पहले भी लिख रहे थे, चंद लोगों ने मीडिया पे सोशल मीडिया पे उनके हक में बात की है जो पहले भी कर रहे थे। अवाम की राय जाननी है तो आपको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम से पूछना पड़ेगा। तो अवामी राय तो वही है। इसका फैसला आप यूं कर सकते हैं कि आप अभी इलेक्शन करवा लें और एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देगी, पीएमएल। और अनाउंस क्या करना है, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है इस वक्त। तो आप अभी इलेक्शन करवा कर देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन, एमक्यूएम, बाकी जमातों की क्या दुर्गत बनती है, आपको नजर आ जाएगा। तो अब ये हुकूमत गिराने की जनाब कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हाथों में कर ली है। हालांकि असल बात यह है कि पब्लिक को यह पता था कि अब लड़ाई का माहौल है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जरा तगड़ा किया जाए, हलाशेरी दी जाए ताकि वो लड़ें अच्छे तरीके से और बाद में अपने इख्तलाफात देख लेंगे। और वो इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं, आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ये जानती है कि पाकिस्तानी मसाइल की जो जड़ है, जो वजह है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले हैं।
और ये फैसले जब तक ठीक नहीं होंगे या ये फैसला साजी अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, आज़ादी धारे राय नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ख़त्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और ये सब जानते हैं। अब नाज़रीन, जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत सारे लोग जाबहक हुए हैं। पंजाब में कोई सैलाब नहीं आया सच, लेकिन बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से पंजाब में लोग जाँ बहक हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। शाकिर रवान साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है और ये रेस्क्यू के आदाद-ओ-शुमार है और जो रेस्क्यू के आदाद-ओ-शुमार है वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में पंजाब में बारिशों के बायस 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 67 जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया है, पंजाब में सैलाब नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी रेले में 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं जिनमें से 12 लोग वो हैं जो दरियाए सवात में पिकनिक मनाते हुए जाँ बहक हो गए। इंतज़ामी गफलत की वजह से एक तो सयाहों को खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत है और उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसकी कलई खुल गई है, यानी टके का काम इन्होंने नहीं किया। मानसून की बारिशों ने इनका पोल खोल कर रख दिया है। अस्पतालों के अंदर जो स्ट्रेचर्स हैं वो बारिश में तैर रहे हैं, कई अस्पतालों के अंदर जो है वो पानी जमा है। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा, यानी बहुत कम कभी ऐसे मनाजिर देखे। कहीं ना कहीं कोई गवर्नेंस मौजूद रहती थी, लेकिन अस्पतालों के अंदर पानी तैर रहा है, सड़कों पे हर जगह पानी खड़ा हुआ है और ये मानसून की बारिशें। पहले कंट्रोल किया जाता था, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा। हालांकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत में इन्होंने पंजाब के कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े एरियाज बनाए थे, पॉन्ड्स, जिनके अंदर पानी जमा हो जाता था, लेकिन पता नहीं ब्लॉकेज हो गई, क्या हो गया, या कोई साजिश हो रही है, जो भी हो रहा है, गवर्नेंस का पोल खुल गया है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब गए लवाहिकीन के पास, जो दरियाए सवात में जो जाँ बहक हुए लोग, उनसे दुआ करने के लिए गए तो रास्ते में उनकी अपनी गाड़ियां, उनका प्रोटोकॉल जो है बारिश में फंस गया और पानी के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ियां नजर आई। पंजाब के कई अस्पतालों में पानी खड़ा हुआ नजर आया। तो पंजाब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल रहा है और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि यह हुकूमत कितनी नालायक है, नकम्मी है, नखट्टू है और किसी किस्म का कोई काम इन्होंने किया नहीं। नादरीन, इन्हीं बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक बड़े इम्तिहान में डाला और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जब इंक्वायरी करवाई है तो कुछ चीज़ों को उन्हें पता चला कि तजावज़ात बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं दरिया के रास्ते में और उन तजावज़ात की वजह से जानी नुकसान होता है। हर मरतबा जब सैलाब आता है या पानी में तुग़यानी आती है दरिया सवात में तो नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तजावज़ात बनाई गई हैं, लोगों ने होटल तामीर कर लिए हैं, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके अंदर कर लिया दरिया के अंदर और उसकी वजह से लोग जाँ बहक भी होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। शीरीज़ादा वहाँ पे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि स्वात से आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की हदायत पर दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, यानी सारी तजावज़ात गिराई जा रही हैं, ऑपरेशन शुरू हो गया है, मशीनरी पहुंच गई है, काम हो रहा है। होटल मालिकान अब एक चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक होटल मालिक का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था, वो भी यही बात कर रहा था कि जनाब आपने हमारे होटल गिराने हैं, हमारी चीज़ें गिरानी है तो आप गिरा दें, लेकिन वो कहता क्या, जरा ये सुने आप। ये पश्तो में बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अमीर मुकाम और गुलाम अली के होटल, गुलाम अली जो है वो साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और इनका ताल्लुक जो है वो JUIF से है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी के हैं, रिश्तेदार भी हैं शायद फजलुर रहमान साहब के। ये तो हाजी गुलाम अली साहब जो है उनका भी होटल है वहाँ पे दरिया स्वात में और तजावज़ात में है। अमीर मुकाम जो है उनका भी दरिया के ऊपर होटल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हमारे होटल तो आप गिरा रहे हैं, ये जो होटल मालिक है वो ये कह रहा है, मैं मान जाऊंगा अगर उनके होटल की एक ईंट भी आप हटा दें, ये वो कह रहा है। मैं अब सवात में जो है वो तजावज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मकामी होटल के मालिक ने हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया और ये एक ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। शीरज़ादा साहब लिखते हैं कि होटल मालिकान का कहना है कि क्या इंतजामिया वफाकी वजीर अमीर मुकाम और साबिक गवर्नर गुलाम अली के होटल पर हाथ डाल सकेगी? वो तो बिल्कुल दरिया सवात के ऊपर है, बिल्कुल करीब है। तो अब ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बात बड़े जोर शोर से की है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कानून जो है वो लागू होता है
और जो बड़े लोग हैं वो कानून से बच जाते हैं। यानी कानून मकड़ी का एक ऐसा जाला है कि उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और बड़े जानवर से फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मिशन बनाया था कि ताकतवर को मैंने कानून के नीचे लेकर आना है। अगर तो ये छोटे मोटे होटल मालिकान के और जो लोग कमजोर हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर गिराई जा सकती हैं और तजावजात हटाई जा सकती हैं, तो क्या हाजी गुलाम अली साहब और अमीर मुकाम साहब उनके होटलों को भी गिराया जा सकता है ताकि दरियाए सवात को तजावजात से पाक किया जा सके और आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके। ये गंडापुर साहब का एक बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं। लोग दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो उससे पहले उन्हें कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि कल को वो कह सकें कि उन्होंने कोई यादगार काम किए थे। नाज़रीन, ने बिजली की कीमत में 35 रुपए ये कहते जी एक टैक्स आता था, वज़ीर आज़म ने कहा जी हमने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी जगह डकैती मार दी। इन्होंने 35 रुपए का टैक्स जो ये पीटीवी वाला था ये हम खत्म कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, पीटीवी को क्यों पाले लोग? पीटीवी को देखते ही नहीं लोग। जिन लोगों के घरों में मीटर लगे हुए पीटीवी को तो देखते ही कोई नहीं है। शादो नादर कोई शख्स पीटीवी को देखता है, लेकिन पीटीवी को पालने के लिए टैक्स पूरे पाकिस्तान से ये ले रहे हैं और कई दहाइयों से ले रहे हैं। तो वो टैक्स जैसे ही खत्म होता है तो साथ ही जनाब पता चलता है कि जो गैस का मीटर है उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं। ये डिफरेंट खबरें मेरे साथ खुली हुई हैं सामने। जो फिक्स्ड चार्जेस लगाए गए हैं गैस के ऊपर, वो 50% तक उनमें इजाफा कर दिया गया। आप अंदाजा करें, यानी जो 1000 दे रहा था वो 1500 रुपया दे रहा। यहां 35 रुपए कम करके वहां 500 रुपया बढ़ा दिया गया। वहां 50% तक का इजाफा कर दिया गया। यहां पे एक छोटा सा रिलीफ और वहां पे एक बहुत बड़ी डकैती। यह हुकूमत ऐसे वारदातें डालती है, यानी एक जेब आपकी जो है उसको छोड़ती है कि जनाब हम आपकी जेब नहीं काट रहे, और बाकी 4 जेबें आपकी काट लेते हैं। ऐसी तबाही फेरी। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और एनर्जी के ऐसे मंसूबे लेकर आए कि 1 यूनिट अगर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तानी 3 यूनिट्स के पैसे देता है। यानी अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 300 यूनिट के पैसे इसलिए देने पड़ेंगे कि इन्होंने घटिया तरीन आईपीपीस के मुआहदे किए हैं। और करने वाला कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इनके दौर के मंसूबे आज भी पूरे पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। बिजली बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, इस्तेमाल थोड़ा है। और अगर इस्तेमाल नहीं भी करना फिर भी आपने जिसको इस्तेमाल नहीं करना उसके पैसे आपने देने। ये मुआहदे इन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, रुपए की कदर भी बहुत तेजी से गिर रही है। इस हवाले से मेरे पास एक खबर है, अभी आप गूगल करके देख ले। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है सिस्टम का, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं ये बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट भी किया और इसको शेयर किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तेजी से पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरी है। डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह जो पाउंड है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप आदादो शुमार देखें तो एकदम से ये पिछले 1 हफ्ते में ट्रेंड आया है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकी कदर गिरी है रुपए की। यानी 283.49 रुपीज़ का जो है वो अब एक हो गया है डॉलर। ये बहुत महंगा हो गया है डॉलर। और अगर आप चले जाएं पाउंड पे तो पाउंड की कीमत भी इसी तरह बढ़ गई है, वो लगभग 390 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो ये मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफा दिया और कहते हैं ये मईशत ठीक हो रही है। भाई अगर जिस मुल्क की मईशत ठीक हो रही होती है उसके रुपए की कदर बढ़ रही होती है ना, सिंपल फार्मूला है। हमारे रुपए की कदर बढ़ नहीं रही, उस मुल्क में सरमायाकारी आ रही होती है, यहां पे सरमायाकारी आ नहीं रही। ये बार बार हर चंद दिनों के बाद ये हुकूमत दावा करती है कि सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। तो पाकिस्तान में पहुंचता क्या है? अलबैक का चिकन पहुंच जाता है या छोटे मोटे 1-2 मनसूबे पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान को मिलता क्या है? कौन सी सरमायाकारी है जो ये लोग पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं? झूठे दावे करते हैं ये। सहाफी फहद हुसैन साहब जब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे तो उन्होंने दावा किया था 2022 के सैलाब के बाद के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने वाले हैं। उनमें से भी कुछ खास नहीं मिल सका। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए कि मैंने इतना पैसा प्लज कर दिया, कहां पे वो पैसा? आज तक नहीं आ सका। दावे और वादे तो ये करते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के, और पाकिस्तान में लेकर क्या आते हैं? चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, आईएमएफ का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा। ये सिर्फ कर्जा लेकर आते हैं और कर्जों से कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। कर्जों से आप गुजारा कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, कर्जों से आप तरक्की नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला ही गलत है। मुजम्मल असलम साहब ने भी कहा जनाब कि ये एंड में पाकिस्तान को मिलता क्या है? अलबैक का चिकन मिल जाता है और कुछ नहीं निकलता। सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कर्जे आ रहे हैं पाकिस्तान में और लगातार हम कर्जे ही ले रहे हैं। उसके अलावा हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की
और बड़े अच्छे माहौल में इनकी दोबारा मुलाकात हुई है। 1 साल पहले भी एक मुलाकात हुई थी। 8 साल पहले अलहदगी हो गई थी चौधरी निसार अली खान की पार्टी से, और वजह उस वक्त क्या थी मैं आपको याद दिला दूं। निसार अली खान साहब कहते थे शरीफ खानदान अपने बच्चों को लॉन्च करके हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इनके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अपनी बेटी लॉन्च कर रहा है, शहबाज शरीफ अपना बेटा लॉन्च कर रहा है। तो हम लोग है ना सियासतदान, 35-35 साल से यहां जूतियां घिस गई हैं हमारी इन जमातों में। तो इस बात पे इख्तलाफ हुआ था कि इनके बच्चों की चाकरी हमसे नहीं होती। लेकिन अब निसार अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। अगर निसार अली खान साहब दोबारा PMLN में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनको शरीफों की जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने सरेंडर करना होगा और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े होना होगा, जैसे वो शरीफ खानदान के साथ खड़े हुए थे। देखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं या अपने पुराने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं कि मैं आप लोगों की तो मैंने कर दी, आपके बच्चों की चाकरी मैं नहीं करूंगा। देखना यह है कि निसार अली खान साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रह पाते या कायम नहीं रह पाते। नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और ये मुजाहरा नेतन्याहू के खिलाफ हुआ तेल अवीव में। इससे पहले कुछ मनाजिर दिखाए गए थे, सोशल मीडिया पर डाले गए थे कि नेतन्याहू ने सेलिब्रेशन किए हैं, लोगों के अंदर आया, वहाँ पे कुछ इसराइली इकट्ठे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन वो तादाद बहुत कम थी, लोगों की महदूद तादाद थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टेज किस्म का सारा प्रोग्राम है, पहले से तय किया हुआ है। लेकिन अभी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले तेल अवीव में और वो नेतन्याहू को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपनी तबाही के लिए और जो कुछ भी हुआ उस सारे के लिए। तो नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमात भी हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम इसराइल की इमदाद बंद कर देंगे अगर नेतन्याहू को सजा दी गई तो नेतन्याहू को वो कह रहे हैं जी माफ़ी दे दें। अंदाज़ा करें आप कैसी टका के सीधी सीधी सपोर्ट आ रही है अमेरिका से कि भाई ये बंदा हमें पसंद है, इस बंदे के केस माफ़ कर दो, इसकी करप्शन की हुई है तो छोड़ दो इसको इसके बावजूद, और अगर आपने इसको ना छोड़ा तो हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रेट अवे आ गए हैं, बड़ी स्ट्रेट उन्होंने बात की है। ईरान ने नाज़रीन एक पंगा डाल दिया और ये बड़ा पंगा है। ईरान ने IAEA को मुआयना कराने से इनकार कर दिया। ये एक एटमी एजेंसी जो ये देखती है कि एटमी तनसीबात के हवाले से ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है कि कोई मुल्क एटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा, तो ये चेक करते रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं। ईरान ने पहले मुआयने कराए भी हैं, ईरान बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता था, लेकिन इसराइल और अमेरिका के हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पे ईरान के अंदर ये सोच डेवलप हुई और फिर उनकी पार्लियामेंट ने ये फैसला भी कर लिया कि अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इस मामले में। लिहाजा रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने कहा जी हम IAEA को मुआयना नहीं करवाएंगे। इस पर अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है और वो ईरान को कह रहे हैं कि आप मुआयना करवाएं, आपको ये करवाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने जिन जिन साइट्स के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था वहां पे दोबारा से तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है, जो नुकसान हो गया उसको ठीक कर दिया है। जबकि IAEA के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत अभी भी मौजूद है कि वो चंद महीनों में यूरेनियम को एटमी धमाके के काबिल बना सकता है। यानी यूरेनियम को अफसूदा किया जाता है या उसकी एनरिचमेंट की जाती है, या सादा अल्फाज में कहें कि यूरेनियम को तगड़ा करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर है पूरा एक सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए से, और उसके बाद यूरेनियम इस काबिल हो जाती है कि वो एटमी धमाका करने वाला एक मवाद बन जाता है और एटमी धमाका हो सकता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ईरान ये महीनों में कर सकता है, ये बात IAEA ने कही है, ये उनका दावा है। बहरहाल फिलहाल तो ईरान मुकर गया, उन्होंने कहा जी कि अब हम किसी किस्म की कोई भी कोऑपरेशन इसमें नहीं देने जा रहे। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोक लेते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से सबको नज़र रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको और कहना चाहता हूँ, ये हम एक चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारे चैनल को रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में, और हम डिफरेंट चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये रुकावटें दूर हों। तो वही VPN वाला मामला कि अगर आप VPN इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से हमारी वीडियोस पाकिस्तान में देख सकते हैं। जो वीडियो आप देखें ना, तो आप इसके ऊपर एक लाइक का बटन दबा दिया करें। इससे हम एक और चीज़ की असेसमेंट करेंगे कि चैनल को रोकने के लिए जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनको जो कामयाबी मिलती है या जितना वो रोक सकते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ चीज़ें मुझे आज कुछ टेक्निकल लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी अपने आप जो सुनने वाले हैं आप उन्हें कहते हैं कि वो आपके चैनल को लाइक करें। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कहता, नॉर्मली मैं यही कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। कहते नहीं, आप एक मरतबा लोगों से कहें कि जो वीडियो वो देखें लाइक का बटन दबाएं, तो आप लाइक करके देखें, फिर पता चलेगा कि इसके नताइज क्या होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।